अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, से भी मौसम फखर में खुश आमदीद। शाह जी के चैम्बर के जनाब अंदर हो गया है हम ख्यालों का इकट्ठ, और इस हम ख्यालों के इकट्ठ के अंदर 26वीं आईनी तरमीम पर स्टे ऑर्डर जारी करने के ऊपर न सिर्फ तबादला ख्याल हुआ, बल्कि उस मीटिंग में मौजूद चंद जज साहिबान की तरफ से इस बात की राय दी गई कि जनाब हमें तो अब इस 26वीं आईनी तरमीम को स्टे ऑर्डर, इस पर हुक्म इम्तनाई जारी करके हुकूमत के अज़ाइम को खाक में मिला देना चाहिए और अपनी जो तानाशाही है इसको हमें बरकरार रखना चाहिए। अहम मीटिंग के जनाब सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने पर मच गई है खलबली, और लावा रिपोर्टर्स के अंदर भी बड़ी खींचातानी हो गई है, क्योंकि ये जो अंदरूनी कहानी सामने आई है ये लावा रिपोर्टरों के जरिए नहीं बल्कि लावा रिपोर्टरों के मुखालिफ फरीक की तरफ से सामने आई है। ना सिर्फ ये बल्कि अहम खबर ये भी है जो इस मीटिंग के कॉन्टेंट्स के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त करती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस सूरत हाल में ये सवाल है, और ये बहुत ही अहम सवाल है कि ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, ये देखते हैं जनाब ये मीटिंग के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, इस मीटिंग के अंदर कौन कौन से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, और इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी कैसे लीक हुई है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करना, इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बात तो तय है कि 26वीं आईनी तरमीम ने जो कि हुकूमत की तरफ से मंजूर कराई गई है पार्लियामेंट से, और अब चूंकि वो आइन का हिस्सा बन चुकी है, इस आईनी तरमीम ने बहुत सारे अदालती भगवानों के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया है, जिसमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब जैसे और भी बहुत सारे नामवर लोग शामिल हैं जिनकी ईमानदारी के ऊपर कोई भी शक व शुबा नहीं है। और ये बात भी सबको मालूम है कि इन लोगों के सीनों में ईमानदारी का जो दिल है वो कितनी शिद्दत के साथ धड़कता है। लिहाजा अगर इन लोगों के अरमानों का खून फिल वक्त होता हुआ नजर आ रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि इनकी तरफ से किसी ना किसी तरीके से जो काउंटर अटैक है वो डेफिनेट है। हाँ, ये सूरत हाल अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए कि जनाब ये हुकूमत खत्म हो जाए। ये जो इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान हमें एक कोर्डिक रोमांस नजर आ रहा है, ये इस रोमांस का खात्मा हो जाए और एस्टैब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत से एक मरतबा फिर मुंह फेर कर इमरान खान साहब की तरफ अपना रुख इख्तियार कर ले। तो इस सूरत में ये जो सारे के सारे ईमानदार हैं इनकी जो बारियां लगनी है वो ना सिर्फ दोबारा रिस्टोर हो जाएंगी, बल्कि 2033 तक का जो प्लान था कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपनी ईमानदारी को ना सिर्फ जकड़ के रखना है, वो ख्वाब भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। अब इस सूरत हाल में 26वीं तरमीम जो है ना वो खटक रही है दिल यज़दा में कांटे की तरह, और इस कांटे की चुभन जो है वो अब बहुत सारी जगहों पर हमें महसूस होती हुई नजर आ रही है। इस सूरत हाल में बुनियादी फैक्टर है जुडिशियल कमीशन का, और खासतौर पर वो जुडिशियल कमीशन जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कायम करना है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अभी तक फॉर्मेशन इस वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी कि इस जुडिशियल कमीशन के अंदर जो हुकूमती और अपोजिशन के अरकान हैं उनके नाम अभी तक फाइनल नहीं हो सके। होना तो ये चाहिए था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के फौरी बाद ये जो नाम है पार्लियामेंट्री पार्टी से जो दो नाम लेने हैं हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से, ये नाम फौरी तौर पर फाइनलाइज कर लिए जाते और सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिए जाते ताकि वो जुडिशियल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर देता। अब चूंकि जुडिशियल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी तक फॉर्म नहीं हो सका, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जुडिशियल कमीशन अभी तक तश्कील नहीं पा सका, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर ये जो ईमानदारी है ये हमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस सूरत हाल के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो सामने आ रहे हैं वो यही है कि किसी न किसी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन को सबसे पहले रोका जा सके, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो सरबराही है उसके लिए जो फ्रंट रनर हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनको इस हद तक मुतनाज़ा बना दिया जाए कि अगर उनको ये पेशकश की जाए कि भाई तुसी बन जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दे हेड, तो वो कह देंगे नहीं जनाब मनो अपनी इज्जत भाई बड़ी प्यारी है, तुसी मंसूर अली शाह नु ला दो या आप जनाब मुनीब अख्तर साहब को लगा दे, मेरी तरफ से माजरत है। अब जो इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो नई पेशरफ जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया, और ये जो आबिद जुबैरी साहब की ये जो रिट पिटीशन है, अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ अगर हम रखें तो हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। 26वीं आईनी तरमीम पर स्टे और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्त है, ये एक दरखास्त नहीं है, अभी
مزید درخواستیں جو ہے وہ دائر بھی ہو چکی ہیں اور کچھ اور درخواستیں ہیں وہ آ رہی ہیں. اب یہ جو تمام درخواستیں ہیں یہ یکجا ہوں گی اور یکجا ہو کر ان کی سماعت ہوگی. اب چونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس وقت موجود نہیں ہے اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججز کمیٹی ان درخواستوں کو ایڈریس کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں یہ فلاں بینچ سنے گا, اس فلاں بینچ کے اندر یہ جو ہے درخواستیں فکس ہو جاتی ہیں اور وہاں پر یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو آپ سن ہی نہیں سکتے, آپ کے دائرہ سماعت سے باہر ہے, تو وہاں پر دی جانے والی آبزرویشنز یا اس کے اوپر جو عدالتی رائے ہے وہ بہت ہی زیادہ مستحکم ہوگی. اگر عدالتی رائے یہ سامنے آتی ہے کہ جناب کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے کے بعد بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار کمپلیٹ جسٹس کے نام پر ابھی بھی لامحدود ہے, تو پھر یہ جو ساری کی ساری ایکسرسائز ہے یہ نہ صرف ایک مرتبہ پھر ہمیں ڈسٹ بن میں جاتی ہوئی نظر آئے گی بلکہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا مستقبل بھی شریعت ایپلیٹ بینچ جیسا ہوگا جو کہ پہلے انڈیپینڈنٹ ایپلیٹ بینچ کے طور پر سامنے آیا تھا لیکن اب وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تابع ہو گیا ہے. یہ جو خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا یہ بھی اسی سینیریو سے عکس کی گئی ہے, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو عدالتی بھگوان ہیں انہوں نے اس سارے عمل کو کسی نہ کسی طریقے سے متنازع تو کرنا ہے, اس رنگ کے اندر انہوں نے بھنگ ڈالنا ہے اور اس کے لیے یہ کوششیں آج سے نہیں ہو رہی. اگرچہ یہ انکشاف عبدالقیوم صدیقی صاحب نے کل مرتضی سولنگی صاحب کے ساتھ اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کیا ہے, لیکن ان سائٹ کے اسی پلیٹ فارم پر سب سے پہلے 5 اکتوبر اور پھر 8 اکتوبر کو اپنے ویورز کو اس خبر کے ساتھ ان کو اس کے کانٹینٹ سے آگاہ کیا گیا تھا. 5 اکتوبر کو جو میں نے ویڈیو کی تھی اس کے تھم نیل کا آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور 5 اکتوبر کو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 8 ججوں کی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ میٹنگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں ہوئی ہے, وہاں پر چائے پی گئی ہے. پھر اس میٹنگ کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب ججز آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے گھر چلے گئے. پھر اس میٹنگ کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے دوبارہ منصور علی شاہ صاحب سے رابطہ کیا اور منصور علی شاہ صاحب گھر سے واپس آئے اور آ کر اس میٹنگ کے اندر انہوں نے شرکت کی. 8 اکتوبر کو میں نے ایک اور ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو میں اسی میٹنگ کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. 8 اکتوبر کی ویڈیو کا تھمبنیل بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس جو ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل تھا آئینی ترمیم رکوانے کے لیے نیا حلہ قاضی نے باں کرا دی, یعنی قاضی نے اس میٹنگ کے جو شرکاء تھے ان کی طرف سے جو ایجنڈا سیٹ کیا گیا تھا اس کے راستے میں رکاوٹ کو کریٹ کیا تھا. جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ایسی ہی ایک میٹنگ کا حوالہ دیا ہے اور اس میں انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم خیالوں کا یہ جو اکٹھ ہے یہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں ہوا تھا. اس ملاقات کے اندر ججز نے ابتدائی طور پر آپس کے اندر کچھ گپ شپ کی اور اس کے بعد چائے کا دور چلا اور اس چائے کے دور میں جناب اس بات پر غور کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم چونکہ اس وقت پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوئی تھی اس کے اوپر ایک سٹے آرڈر جاری کر دیا جائے اور اس کے لیے ماضی کا ایک طریقہ کار جو ایک پریسیڈنٹ تھا اور وہ پریسیڈنٹ تھا جس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے نومبر کے اندر ایمرجنسی پلس کو امپوز کیا تھا اور اس وقت جناب جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے. وہاں پر جو 7 ججز تھے انہوں نے جناب افتخار چودھری صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کر ابتدائی صورتحال کے اوپر غور کرتے ہوئے چیمبر آرڈر پاس کر دیا تھا اور پرویز مشرف صاحب کو ایمرجنسی لگانے سے روک بھی دیا تھا اور ان کی طرف سے یہ ایمرجنسی لگانے کے اقدام کو ماورائے آئین بھی قرار دیا تھا. لہذا ویسی ہی صورتحال کے تحت اسی چیمبر سماعت میں اس بات کی تجویز پر غور کیا گیا کہ ہمیں بھی ایسے ہی پریسیڈنٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم پر سٹے آرڈر جاری کر دینا چاہیے. یہ جو پہلی میٹنگ تھی اس میں اس حوالے سے کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا, البتہ یہ جو ججز تھے انہوں نے اس کے اوپر غور ضرور کیا. پھر ججز کی ایک دوسری میٹنگ ہوئی جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب کے مطابق اور اس میٹنگ میں اس بات پر جو اتفاق رائے ہے وہ مکمل ہو گیا کہ جناب اب ہم نے 26ویں آئینی ترمیم پر سٹے آرڈر دینا ہے اور یہ وہی ٹائم تھا جب مختلف لاوا رپورٹرز اٹھ کر اپنی پشت کرسی سے بلند کر کے اس بات کا اعلان
ऐलान कर रहे थे कि जनाब 26वीं तरमीम तो गई खू खाते, यूं चुटकी बजेगी और जनाब हुकूमत के सारे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे। और फिर वो वक्त था जब वहां पर मौजूद एक और अदालती शख्सियत ने ये जो है ना बात को बावर कराने की कोशिश की कि गवर्नमेंट के सर्कल्स इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और उनकी तरफ से ये नुक्ता सामने आने के बाद 26वीं आईनी तरमीम पर स्टे ऑर्डर देने के हवाले से जो इत्तफाक राय था उसको मौखर कर दिया गया और देखा ना इस बात का फैसला किया गया कि ये देखते हैं तेल क्या है और तेल की धार क्या है। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है, कमेटी फॉर्म हो जाती है और पीटीआई उसमें से निकल जाती है और पीटीआई उस इजलास का बायकॉट कर देती है, जिसके नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में सिर्फ एक वोट आता है और बाकी तमाम वोट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हक में आते हैं। और इस चक्कर के अंदर स्टे ऑर्डर जो उस वक्त जारी किया जाना था वो रुक भी जाता है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की चीफी जो है ना वो किसी खुड्डे लाइन में बढ़ जाती है। अब इसी सिनेरियो को अगर मैं आपसे ये कहूं कि मजीद आगे बढ़ाया गया है और ये जो चेन ऑफ कमांड हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब याहिया अफरीदी साहब के आने के बाद, जो हम ख्यालों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि हमने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के मोढे पर बंदूक रखकर चलानी है और इसी वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिन्नल्ला और इन जैसे दीगर लोगों ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पलड़े में अपना वजन डाला है। और यही वजह है कि कल जो इलामिया जारी हुआ था इसी फुल कोर्ट इजलास में, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या जुडिशल कमीशन के हवाले से किसी तरह की कोई बात को शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता यह नुक्ता अभी भी ज़ेरे गौर है कि जब तक जुडिशल कमीशन फॉर्म नहीं हो जाता, जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हो जाता, जब तक जुडिशल कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तश्कील नहीं दे देता, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो TORs हैं वो तय नहीं हो जाते, टर्म ऑफ रेफरेंस के उसने किस किस दायरे इख्तियार में काम करना है अदालती कवायद के मुताबिक, उस वक्त तक अदालत की हट्टी को बंद नहीं किया जा सकता। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील से पहले जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात हैं उनकी समाअत हो सकती है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन ऐसी ही किसी दरखास्त की समाअत के मौके पर आ जाएगी और यही वो गेम प्लान है जिसके ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील से पहले जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो भी नजरसानी का आ सकता है या इसके ऊपर को ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। और इसी हवाले से ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से स्टे ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बनने के बाद इस स्टे ऑर्डर के मुस्तकबिल का फैसला होगा। यह अमल बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील से पहले ही उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया था और उसको नाफिजुल अमल होने से रोक दिया गया था। अब ये जो अदालती खींचातानी है ये एक नए रुख पर जारी है और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले दिनों के अंदर हमें इस पटारी में से मजीद सांप निकलते हुए नजर आएंगे और ये जो सांप हैं, ये जो इस वक्त की कॉर्डिक रिलेशनशिप हमें या इब्तदाई तौर पर हमें जो एक ताउन की फ़ज़ा अदालत और पार्लियामेंट के अंदर से नजर आई थी, ये उस ताउन की फ़ज़ा को ना सिर्फ जहरीला करेंगे बल्कि ये जो जहर आलूद फ़ज़ा है ये हमें मजीद फैलती हुई और ये जहर मजीद असर दिखाता हुआ नजर आएगा, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर किसी तौर पर भी दुरुस्त नजर नहीं आ रहा। हालात व वाक़यात आपके सामने हैं और देखना यह है कि अब इन हालात व वाक़यात के अंदर पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि गेंद इस वक्त उन्हीं के कोर्ट में है और फैसला भी उन्हीं के हाथ। अब दिन आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।